हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर में जो है ना लास्ट लेक्चर हम लोग का नॉर्मेलिटी के बारे में था। आज हम लोग देखेंगे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच क्या अंतर है या दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में मैंने बताया क्या था कि मोलैरिटी मतलब किसी भी सॉल्यूशन का प्रति 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व है। उसी प्रकार से नॉर्मेलिटी का मतलब मैंने बताया था कि सॉल्यूशन का प्रति 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मोलैरिटी कहलाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मेलिटी कहलाएगा। दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो किसी भी सॉल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी वह इक्वल होता है मोलैरिटी इनटू molecular mass divided by equivalent mass। यही फॉर्मूला हो गया दोनों के बीच के रिलेशन का कि किसी भी सॉल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी है वह इक्वल होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। किसका? तो जो सॉल्यूट रहेगा उसका मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट के लिए ऐसा। अब यदि इसमें बात करोगे एसिड या बेस का, फॉर एसिड्स, तो एसिड्स के लिए यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब याद रखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से यदि बेस हो, फॉर बेसिस, तो इसके लिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। एसिडिटी मतलब याद रखो नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो जनरली एसिड और बेस वाला ही कॉमन है, एग्जामिनेशन में आता है। एसिड बेस के अलावा यदि कोई दूसरा सब्सटेंस हो तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास कर देंगे। और यदि कोई डायरेक्ट एसिड या बेस दिया हुआ तो हम लोग ऐसे ही इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन इससे जो है एग्जामिनेशन में इस प्रकार से आता है, क्वेश्चन आएगा द मोलैरिटी ऑफ N/10 H2SO4 solution is, the molarity of N/10 H2SO4 solution is, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा बहुत सारा। तो ऑप्शन रहेगा 0.1 m, फिर रहेगा 0.05 m, फिर रहेगा 0.5 m और लास्ट में रहेगा 0.01 m। ऐसा इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि H2SO4 का N/10 सॉल्यूशन है, उसका मोलैरिटी कितना होगा, ऐसे करके। तो देखो N/10, तो इस N का मतलब बताया है ना नॉर्मेलिटी, मतलब सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। थोड़ा आसान सा है, देखोगे सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी दिया हुआ है कितना, N/10, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.1 m। अब यहाँ जो दिया हुआ सब्सटेंस तो क्या है, H2SO4 दिया हुआ है। तो H2SO4 एसिड है और एसिड के लिए क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएगा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है, 2। तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय 2। नॉर्मेलिटी है आपका 0.1, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 0.05। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आता है। कोई भी सब्सटेंस होगा उसका नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी दोनों को एक चीज दिया हुआ रहेगा, दूसरा निकालना रहेगा। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ कंसंट्रेटेड एसिड्स के स्ट्रेंथ का। जैसे लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से कि कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है,
उसी प्रकार से कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऐसे। तो आखिर ये जो डाइल्यूट का मतलब तो ठीक है कि अपने हिसाब से उसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे, कितना उसमें सॉल्वेंट वगैरह मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे उस हिसाब से। लेकिन जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है जो लैब में रहता है उसका स्ट्रेंथ कितना होता है ये हम लोग जो है सो जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लें, एसिड्स परसेंटेज बाय मास और लास्ट में इसका स्ट्रेंथ। तो एसिड में सबसे पहला कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर कॉन्क नाइट्रिक एसिड, फिर कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कॉन्क फास्फोरिक एसिड, और एक होता है ग्लासियल एसिटिक एसिड। परसेंटेज बाय मास की बात करें तो इसका 37, 70, 96, 85 एंड 99.5। स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका 12 मोलर, इसका 16 मोलर, इसका 18 मोलर, इसका 15 मोलर और इसका 17 मोलर। तो स्ट्रेंथ में देखो ये सब m लिखा हुआ, कहने का मतलब कि मोलैरिटी दिया हुआ है। यदि इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला भी हम पढ़े थे ना, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ऐसा। तो इसके लिए निकालो, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा ना, 12 मोलर या 12 नॉर्मल, एक ही बात हुआ। उसी प्रकार से यदि HNO3 के लिए लिखना चाहें तो इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है तो एक से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी होगा 16 नॉर्मल। देखिए यदि यहाँ बात करें हम लोग तो 18 मोलर हाइड्रोजन तो है, तो नॉर्मलिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो मोलैरिटी 18 और 2 हाइड्रोजन है तो 36 हो जाएगा, 36 नॉर्मल। उसी प्रकार से इसका हम लोग निकालेंगे तो 15 और 3 हाइड्रोजन है तो 45 नॉर्मल। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन एक है, टोटल हाइड्रोजन नहीं देखना, एसिडिक हाइड्रोजन जो H+ के रूप में फर्निश होगा तो एक हाइड्रोजन है, इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 7 नॉर्मल। तो इस सब डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली कि जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें परसेंटेज बाय मास 37 होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस्ट ऑफ वाटर रहेगा। स्ट्रेंथ इसका 12 मोलर या फिर 12 नॉर्मल। उसी प्रकार से कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो तो इसमें परसेंटेज बाय मास होता है 70, बाकी 30% वाटर रहेगा, 16 मोलर या 16 नॉर्मल, वैसे इसको। तो जो तीन मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड्स हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ना किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, सबसे डेंजरस एसिड होता है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। रीजन क्या है, तो रीजन है देखो यहाँ ऐसा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना इसका परसेंटेज बाय मास सबसे अधिक है तीनों में यदि कंपेयर करेंगे तो, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो कॉन्क होता है उसका प्रत्येक 100 ml में या प्रत्येक 100 ग्राम में मान लो कि 96 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, मात्र 4 ग्राम इसमें वाटर है। कहने का मतलब कि हाईली कंसंट्रेटेड, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसी का होता है। यहां भी देख सकते हो कि 12 नॉर्मल है, 16 नॉर्मल है, ई जो है सो 36 नॉर्मल है। ई दोनों जो है ना बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड एसिड नहीं है, इसलिए दोनों को इग्नोर करके चलते हैं हम लोग। वैसे परसेंटेज बाय मास देखोगे तो ये जो एसिटिक एसिड है इसका बहुत ज्यादा है, 99.5%। इसमें से लगा हुआ है ग्लासियल एसिटिक एसिड। ग्लासियल का मतलब क्या होता है, तो देखो एसिटिक एसिड लिक्विड है, यदि इसको फ्रीज करोगे तो फ्रीज करने के बाद क्या होगा कि एसिटिक एसिड क्रिस्टलाइज कर जाएगा, तो ये क्रिस्टलाइज कर जाएगा और इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल है वह लिक्विड के फॉर्म में ही रह जाएगा। तो एसिड बन गया क्रिस्टल, वाटर लिक्विड ही रहा, क्या करना है इसको छान के अलग कर देना है, तो क्रिस्टल अलग हो जाएगा और वाटर अलग, मतलब जो भी इसमें वाटर प्रेजेंट था उसको हम लोग अलग कर दिए। अभी जो एसिड का क्रिस्टल बचा हुआ है इसको फिर से मेल्ट करवा दो,
तो वह फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार जो लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसमें वाटर नहीं होगा, क्योंकि वाटर हम लोगों ने सेपरेट कर चुका है। ऐसा तो वैसे एसिड को फिर हम लोग बोलेंगे ग्लासियल एसिटिक एसिड। क्या किए, एसिटिक एसिड को पहले क्रिस्टलाइज किए, वाटर वहां से रिमूव किए, फिर उसी क्रिस्टल को मेल्ट करवा दिए, तो जो लिक्विड मिला उसी को हम लोग बोलेंगे ग्लासियल एसिटिक एसिड। बहुत डेंजरस एसिड होता है, देख रहे हो उसका परसेंटेज बाय मास बहुत अधिक है। इन जनरल जो तीन कॉमनली यूज्ड एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज बाय मास सबसे अधिक और स्ट्रेंथ भी सबसे अधिक, इसीलिए कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड को जो है, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। इसको याद रखोगे, इस डाटा को जो है आपको याद कर लोगे। अब इसमें से जो है एक टॉपिक है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इक्वेशन। तो यदि मोलैरिटी के लिए लिखेंगे तो इसके लिए होता है M1V1 बराबर M2V2। M1V1 यहाँ जो है दिस वन इज बिफोर डाइल्यूशन एंड दिस वन इज आफ्टर डाइल्यूशन। उसी प्रकार से यदि नॉर्मेलिटी के टर्म में इसको लिखें तो इसी M1V1 के जगह हम लिख सकते हैं N1V1 और यहाँ लिख सकते हैं N2V2, या फिर हम लोग N या M ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं S1V1 बराबर S2V2, जहाँ S हुआ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब यह स्ट्रेंथ नॉर्मेलिटी के टर्म में हो या मोलैरिटी के टर्म में हो वह मैटर नहीं करता है। अब देखो यहाँ डाइल्यूशन एक नया टर्म आया है। एक डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखोगे किसी भी सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्वेंट मिला करके उसके कंसंट्रेशन को यदि घटा दिया जाए तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब समझो सॉल्वेंट को ऐड करना। क्या बताया मैंने कि किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यदि उसमें आप और सॉल्वेंट मिला रहे हो तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट मिला रहे हो, सॉल्यूट का तो अमाउंट फिक्स्ड ही रहा, तो सॉल्वेंट मिला देने से उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मिलाना कहलाता है डाइल्यूशन। जैसे मान लो कि आप शुरू में 100 ml वाटर में जो है 5 ग्राम NaCl दिए तो सॉल्यूशन है। अब क्या करो कि इसमें 100 ml वाटर और मिला दो, ऐसा। तो ये जो 100 ml वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में मिला रहे हैं तो इसी प्रोसेस को बोला जाएगा डाइल्यूशन। और अब जो सॉल्यूशन बनेगा मतलब 200 ml में 5 ग्राम NaCl वो और पतला होगा, मतलब और डाइल्यूट होगा, कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज कर देगा। तो इस नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वेशन को भी याद रखना है। तो ये जो M1V1 है बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन कहने का मतलब कि कंसंट्रेटेड का मान लो इसको, जब उसमें वाटर या सॉल्वेंट ऐड नहीं किए हो, और ये है सॉल्वेंट ऐड करने के बाद। तो इससे रिलेटेड जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, और वह क्वेश्चन किस प्रकार से आता है हम उसको कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन आएगा व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क HCl is taken to prepare its 250 ml M/10 solution। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क HCl इज टेकन टू प्रिपेयर इन 250 ml M/10 सॉल्यूशन। सपोज आप प्रैक्टिकल कर रहे हो लैबोरेटरी में या वाइवा वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहां एग्जामिनर आपसे बोला कि जाओ जी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 250 ml M/10 सॉल्यूशन बना करके आओ। तो उस तुम्हारे पास अवेलेबल है कॉन्क HCl, बनाना है तुमको M/10 250 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसके लिए तुम कॉन्क HCl का कितना ml लोगे ताकि इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। मैंने 250 ml वाटर लेना है तो ठीक है, अब वो 250 ml वाटर में तुम कॉन्क HCl का कितना ml मिलाओगे ताकि तुम्हारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाए। तो इसके लिए दो बात याद रखना है। अभी जो
जो इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं m1v1 बराबर m2v2, ये था आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब पानी में मिला देने के बाद। तो आफ्टर डाइल्यूशन में मोलैरिटी m2 कितना है m/10, तो m/10 मतलब ये हुआ 0.1 m इनटू वॉल्यूम कितना बनाना है 250 ml ले लिए। m1 मतलब डाइल्यूट करने के पहले मोलैरिटी, तो डाइल्यूट करने के पहले तो कॉम के HCl दिया हुआ है ना, तो कॉम के HCl का मोलैरिटी कितना होता है देखो यहाँ 12 मोलर, तो हो जाएगा 12 m इनटू वॉल्यूम कितना लेना है वही तो हम लोग को पता नहीं है, निकालना है V1। अब इसको सॉल्व कर दो, सिंपल सा चीज है, मोलैरिटी कट जाएगा, तो ये V1 बराबर 0.1 इनटू 250/12 m, गुणा भाग कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा दो, 10 कर दो तो ये कट जाएगा, 25/12 ml, मतलब अप्रॉक्स 2.1 ml इतना के आसपास। तो यदि इतना ml कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 250 ml वाटर में मिलाया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका स्ट्रेंथ होगा m/10। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डाटा को आपको याद रखना होगा, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी इक्वेशन को भी याद रखना होगा। डायरेक्ट S1v1 S2v2 याद रख सकते हो, चाहे नॉर्मलिटी मोलैरिटी कुछ भी दिया हुआ है, और इसी प्रकार से नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच क्या रिलेशन है उसको भी याद रखना होगा, क्योंकि इसी टॉपिक से जो है अधिकतर क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अब हम लोग क्या करेंगे कि वैसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करेंगे जो मिक्सिंग के दरमियान बनाया गया, मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों का आपको कंसंट्रेशन पता है और दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिला दें, तो मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा उसी को हम लोग जो है पता करेंगे। जैसे मान लो स्ट्रेंथ ऑफ resulting solution prepared by mixing 2 or more solutions of known strength, दो या अधिक सॉल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ हम लोग को पता है, तो उसका फिर सबको आपस में मिला दिए, मतलब दो या अधिक सॉल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ पता है मोलैरिटी वगैरह, उसको फिर आपस में मिला दिए, तो मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना उस नए सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना होगा उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो मान लो तीन टाइप का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहां मान लो इसका मोलैरिटी और यहां इसका वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन नंबर 1 मान लो इसका मोलैरिटी है 1, वॉल्यूम है V1। उसी प्रकार से सॉल्यूशन नंबर 2 मोलैरिटी मान लो M2, वॉल्यूम मान लो V2। उसी प्रकार से सॉल्यूशन नंबर 3 मोलैरिटी मान लो M3 और वॉल्यूम मान लो V3। अब क्या करेंगे कि सब सॉल्यूशन को आपस में मिला देंगे, जोड़ दिए मतलब सब सॉल्यूशन को आपस में मिला दिए। तो इस केस में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका मोलैरिटी कितना होगा, तो वैसे एक इक्वेशन आता है M1v1 प्लस M2v2 प्लस M3v3 इक्वल टू MV1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा। अब यहाँ जो M है इसी को हम लोग बोलेंगे मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो यहाँ लिख सकते हैं MR बराबर M1v1 M2v2 M3v3 by V1 plus V2 plus V3 ऐसा। And here MR is the molarity of the resulting solution, molarity of the resulting solution।
ऐसे। तो यहाँ से जो है रिलेशनशिप हम लोग को पता चल जाता है। ऐसे ही नॉर्मेलिटी का हो तो N1 V1 N2 V2 N3 V3 ऐसे दो ही सॉल्यूशन मिला हुआ है तो थर्ड वाला टर्म हट जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर MR V1 प्लस V2। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको बना सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लें, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कुछ इस प्रकार से आवे, कैलकुलेट the molarity of solution prepared by dissolving 250 ml M/10 solution and another 350 ml M/100 solution. Calculate the molarity of solution prepared by dissolving या prepared by mixing लिखते हैं हम लोग, prepared by mixing a 250 ml M/10 solution and another 350 ml M/100 solution। मतलब दो सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन पता है 250 ml M/10 और दूसरा सॉल्यूशन है 350 ml M/100। ये दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिला दिया जा रहा है, तो मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलैरिटी कितना होगा। तो देखो आसान सा है, मान लो इसको M1 बराबर M/10 मतलब 0.1, M2 V1 लिखने पहले हम लोग V1 बराबर 250 ml। उसी प्रकार से M2 बराबर M/100, तो इसको लिख सकते हैं 0.01 M। और उसी प्रकार से V2 बराबर दिया हुआ है 350 ml ऐसा। अब ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि मोलैरिटी जो यहाँ है M व मोल पर लीटर में दिया हुआ है, तो आप इस ml को लीटर में भी बदल सकते हो। 1000 से डिवाइड करके दिया जाएगा 0.350 लीटर और यहाँ 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.250 लीटर। अब ये वाला इक्वेशन लगा दो ऐसा। तो जब रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालोगे तो हो जाएगा MR बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 और यहाँ V1 प्लस V2 निकाल दो। M1 दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर, V1 हो जाएगा कितना 0.250 लीटर प्लस M2 0.01 मोल पर लीटर और ये हो गया 0.350 लीटर डिवाइड बाय V1 प्लस V2, तो 0.250 लीटर प्लस 0.350 लीटर ऐसा। तो यहां से जो है निकल जाएगा आपका ये लीटर लीटर यहाँ कट जाएगा, ये भी लीटर लीटर कट जाएगा। ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.0250 प्लस ये हो जाएगा 0.00350। तो यहाँ ये मोल बचा और इसको जोड़ दो तो हो जाएगा 0.600 लीटर। अभी लीटर यहाँ चला जाएगा तो मोल पर लीटर पूरा लिखते हैं, मोल पर लीटर, बाकी इसको गुणा भाग कर दोगे तो वही निकल जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी। बस यहाँ ध्यान रखोगे कि जो वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा उसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे क्योंकि मोलैरिटी यहाँ मोल पर लीटर में दिया हुआ रहेगा ऐसा। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग का कंसंट्रेशन का जो पोर्शन है चैप्टर में लास्ट होता है। बहुत सारे मेथड्स हम लोग पढ़े हैं, एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से जो है ना कंसंट्रेशन वाला टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, प्रत्येक वर्ष आता है, फिक्स्ड है।
कभी आपको मोलैरिटी मोलालिटी में अंतर पूछ देगा, कभी एक आध न्यूमेरिकल दे देगा उससे रिलेटेड। हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल करवाया है, एनसीईआरटी बुक पे भी न्यूमेरिकल दिया हुआ, आप लोग वहां से भी उसको कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है। तो इस कंसंट्रेशन वाले जो पोर्शन है ना, इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको आस्क करोगे, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ना नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट बातें हम लोग अगले लेक्चर से करेंगे। धन्यवाद।